हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडर मॉन्ग द लर्निंग हब। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। शुरू करने के पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने हमारे पिछले वीडियो का टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था। क्या हम इस वीडियो के बाद हमारे चैनल में 200 सब्सक्राइबर कर सकते हैं? प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो एंड हमारा टारगेट पूरा कर दो। तो आज हम बेसिक ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 3 और जेएम फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम फाइनेंशियल रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और शेयर्स कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए और जेएम फाइनेंशियल का पूरा फंडामेंटली एनालाइज करके दिखाएंगे। बट अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, बिकॉज तभी जाके आपको ये अच्छे से क्लियरली समझ आएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड वीडियो के लास्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाले हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें। प्लीज़ गाइज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आपको अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है या कुछ भी डाउट है, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो देर किस बात का है, चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस का थर्ड एंड लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। तो मेक श्योर आप ध्यान से सुने एंड समझें, देन हम जेएम फाइनेंशियल की ओर बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेस्ट वे में एनालाइज करने के लिए आपको फाइनेंशियल रेशियो समझना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल रेशियो के जरिए हम कंपनी के वित्तीय नतीजों का आकलन कर सकते हैं। फाइनेंशियल रेशियो हमको कंपेयर करने में मदद करता है, आइदर उस कंपनी के पिछले साल के रिजल्ट के साथ या फिर किसी और दूसरे कंपनी के रिजल्ट के साथ। और फाइनेंशियल रेशियो जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डाटा लेकर उसको यूटिलाइज करता है कंप्यूट करने में। ये तो था फाइनेंशियल रेशियो के बारे में। अब इसके कितने टाइप्स हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल रेशियो 4 प्रकार के होते हैं: प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। अब इनको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से सुनना गाइज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जैसे कि नाम से ही साफ है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के प्रॉफिट यानी मुनाफे का पता चलता है। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी कितनी अच्छी चल रही है और उसका मैनेजमेंट कितना अच्छा है। और प्रॉफिट से बिजनेस एक्सपेंशन भी होता है, शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड भी दिया जाता है। इसलिए प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। लीवरेज रेशियो, इसको सॉल्वेंसी रेशियो भी कहा जाता है। ये रेशियो से पता चलता है कि कंपनी आने वाले समय में कितने लंबे समय तक अपना कारोबार कितने अच्छे तरीके से चला सकती है। याद रखिए कि कंपनी को अपना कारोबार ठीक से चलाने के लिए कई तरीके की बिल पे करना पड़ता है और अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ता है। तो ये रेशियो से हमको ये पता चलता है कि कंपनी अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने में कितनी सक्षम है। ये रेशियो बहुत हेल्प करता है आपको, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। वैल्यूएशन रेशियो, इसका इस्तेमाल कंपनी के शेयर्स की कीमत की तुलना उसके मुनाफे के साथ करने के लिए किया जाता है। इससे पता चलता है कि कंपनी के शेयर्स की कीमत उसके मुनाफे के मुकाबले कम है या ज़्यादा, शेयर्स महंगा है या सस्ता। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी की कुल वास्तविक कीमत कितना है और उससे मुकाबले शेयर्स का कीमत कितना है। शेयर्स खरीदने के पहले कंपनी के इस रेशियो को बहुत करीब से देखा जाता है। ऑपरेटिंग रेशियो, इसको एक्टिविटी रेशियो भी कहा जाता है। ये बताता है कि कंपनी कितने अच्छे से अपने एसेट्स का इस्तेमाल अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कर सकती है। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। इसलिए कई बार इसको मैनेजमेंट रेशियो भी कहते हैं। जो पहला रेशियो था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसके अंदर बहुत सारे रेशियो हैं, बट हम आज सिर्फ 2 रेशियो डिस्कस करेंगे, जो कि मैं पहले वीडियोस में भी मेंशन कर चुका हूँ, जैसे कि इबिट्टा एंड पैट। तो इबिट्टा, इसका फुल फॉर्म है द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। नाम से ही आपको समझ आ गया होगा, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। ये कंपनी के मैनेजमेंट के एबिलिटी के बारे में है। ये बताता है कि कंपनी
कारोबारी तौर पर कितना मुनाफा कमा रही है। कंपनी के इस मार्जिन को दूसरे कंपनी के मार्जिन के साथ कंपेयर करने पर हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने खर्चों को किस तरह से काबू में रख रही है। तो EBITDA वो अमाउंट है जो कंपनी बना लेती है आफ्टर डिडक्टिंग द ऑपरेशन एक्सपेंसेस विद द ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अब आते हैं पैट के ऊपर। इसका फुल फॉर्म है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पैट को कंपनी के अंतिम मुनाफे के तौर पर देखा जाता है। ऑपरेटिंग मैनेजमेंट में हम सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चों को ही शामिल करते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन, फाइनेंशियल कॉस्ट और टैक्स को शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए जब पैट को जब कैलकुलेट किया जाता है तो सभी तरह के खर्चों को टोटल प्रॉफिट से घटाया जाता है, तब कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में पता चलता है। अब हम ऑलमोस्ट सब जान चुके हैं, तो अब ये सवाल आता है कि शेयर्स को हम कब खरीदें। इसका भी जवाब है हमारे पास, तो ध्यान से सुनो, बहुत बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन होने वाला है। लंबे समय का इन्वेस्टमेंट एक स्लो चलने वाली ट्रेन की तरह होती है, जबकि एक्टिव ट्रेडिंग एक बहुत तेज़ चलने वाली बुलेट ट्रेन की तरह। इसलिए जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मौका आता है तो वो मौका बाजार में कुछ टाइम के लिए ही बना रहता है, वो अचानक गायब नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड का शेयर्स ओवर वैल्यूड है, यानी महंगे कीमत पर बिक रहा है, जबकि एक साल पहले ये कम रुपए में बिक रहा था। ये चार्ट देखिए कि उसका शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू का बैंड ₹331 से ₹405 के बीच का है। ब्लू कलर से हाईलाइट किए गए हिस्से में आप देख सकते हैं कि शेयर्स अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के बैंड में 5 महीने तक टिका हुआ था। अगर आपने उस समय इस शेयर्स को खरीद लिया होता तो बस आपको शेयर्स को लेकर भूल जाना था और अब आप एक अच्छे खासे रिटर्न में बैठे होते। इसलिए जब एक अच्छे कंपनी का शेयर्स मार्केट में आता है तभी खरीद लेना चाहिए, ताकि जब इसका डिमांड बढ़े देन आप इसको बेच के एक अच्छा खासा रिटर्न कमा पाएँ। अब शेयर्स खरीदना कब है तो सब बताते हैं, बस शेयर्स बेचना कब है ये कोई नहीं बताता। तो आइए इसको भी जान लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने किसी कंपनी का पर शेयर्स को ₹350 में खरीदा है और अब ये ₹730 पर शेयर मिल रहा है। इसका मतलब आपको कुल 192% का प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। तो क्या इसका मतलब है कि आप अपने शेयर्स को बेच देना चाहिए और मुनाफा कमा लेना चाहिए? याद रखना, किसी शेयर्स को बेचने का समय तब होता है जब उसमें कोई खामी आ जाए कि वो इन्वेस्टमेंट योग्य ही ना रहे। याद रखिए, शेयर्स को खरीदने का फैसला कीमत से नहीं होता। अब शेयर्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के सारी शर्तों को पूरा करता है और इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट योग्य शेयर है। तो शेयर्स तब तक रखना चाहिए जब तक कि वो इन्वेस्टमेंट योग्य शेयर है। कहने का मतलब ये है कि जब तक वो शेयर इन्वेस्टमेंट योग्य है तब तक शेयर में बने रहना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से शेयर्स की कीमत बढ़ती रहती है और आपके लिए कमाई होती रहती है एंड आपको एक हायर परसेंटेज ऑफ रिटर्न का मौका मिलता है। ये टॉपिक शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर ये है कि ये जितना भी सारा सजेशंस है ये टोटली हमारे स्टडीज़ पे बेस्ड है एंड इसका हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो आपको कुछ भी करना है तो पहले आप इसका फुल स्टडी करने के बाद ही कुछ स्टेप लें। तो लेट्स कंटिन्यू। अब ये था सारा इन्फॉर्मेशन अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। अब दूसरा और बहुत मेन टॉपिक शुरू करते हैं, क्या आपको JM फाइनेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि JM फाइनेंशियल कोऑपरेशन है क्या। तो JM फाइनेंशियल एक स्मॉल कैप कंपनी है विथ लो रिस्क। ये कंपनी का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सेल्स, ट्रेडिंग, रिसर्च एंड ब्रोकिंग, प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, कमोडिटी ब्रोकिंग, इक्विटी ब्रोकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नॉन बैंकिंग फाइनेंस, कंपनी एक्टिविटीज़, प्राइवेट इक्विटी एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा में है। सारा बिजनेस इंडिपेंडेंट है अपने आप में। फिर भी JM फाइनेंशियल का मानना है कि ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस कंपनी का, एज वेल एज एक थ्रेड भी है। अगर किसी का ट्रस्ट ब्रेक हुआ तो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी, टीम वर्क, इनोवेशन, परफॉर्मेंस एंड पार्टनरशिप ये कोऑपरेट को एक अच्छे और मजबूत शेप में लाता है।
और ये हर इंडिविजुअल बिजनेस को हेल्प भी करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव को अचीव करने। ये था ऑल अबाउट जेएम फाइनेंशियल। अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में। तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट वो पॉइंट्स है जिसको आप लोगों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन दैट कंपनी। तो आइए डिस्कस करते हैं। 4 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है, नेमली इंट्रिंसिक वैल्यू, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग्स। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू ये एक एसेट का कितना वर्थ है उसको मेज़र करता है। ये जो मेज़र है ये ऑब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से पता चलता है, ना ही कि मौजूदा ट्रेडिंग मार्केट प्राइस ऑफ एसेट के हिसाब से। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू होता है कंपनी का, जो डिफरेंट हो सकता है करेंट स्टॉक प्राइस से। अगर स्टॉक प्राइस लो है इंट्रिंसिक वैल्यू से, देन स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। तो इस समय में स्टॉक बाय करना एक बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है। और अगर स्टॉक प्राइस सेम है इंट्रिंसिक वैल्यू से, देन स्टॉक जो है वो फेयरली वैल्यूड है। तो इस समय आपके जो स्टॉक खरीदा है उसको होल्ड करके रखना चाहिए। और अगर स्टॉक प्राइस ज़्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, देन स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है। तो इस समय जो इन्वेस्टर है वो आइदर अपने शेयर्स बेच सकता है और शेयर्स अपने पास रख सकता है, बट ये समय कभी स्टॉक खरीदना नहीं चाहिए एक इन्वेस्टर को। अब आते हैं डिविडेंड रिटर्न्स में। उससे पहले समझते हैं कि डिविडेंड क्या है। डिविडेंड वो अमाउंट है जो एक शेयर होल्डर को दिया जाता है। वो एक तरह का कंपनसेशन होता है जो कंपनी ऑफर करता है शेयर होल्डर्स को। तो डिविडेंड रिटर्न एक तरह का रिवॉर्ड है जो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स को दे देता है। एक अच्छा डिविडेंड रिटर्न ये दर्शाता है कि वो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट होता है एंड आपको उसी कंपनी में फॉर श्योर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंट्री पॉइंट, तो स्टॉक का जितना डिमांड हाई रहेगा उतना उसका प्राइस बढ़ते जाएगा। अगर वो प्राइस एक ऐसा लेवल में आ जाए जो जस्टिफाइड नहीं है, देन वो ओवरबॉट जोन में चला जाता है एंड ये समय आपको स्टॉक्स नहीं खरीदना चाहिए। सो आपको एक करेक्ट टाइम का वेट करना होगा जब आप एंटर कर सको स्टॉक को बाय करने में। तो एंट्री पॉइंट यही दर्शाता है। नो रेड फ्लैग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है कोई भी इन्वेस्टर का। रेड फ्लैग एक वार्निंग है जो बताता है कि इस कंपनी में पोटेंशियल प्रॉब्लम है एंड इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई कंपनी का कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है, देन आपको उसी कंपनी का स्टॉक परचेज करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कंपनी का कोई भी कोऑपरेट अपने स्टॉक को प्लेज में यानी गिरवी ना रखे। अगर ऐसा नहीं है, देन आपको फॉर श्योर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि जेएम फाइनेंशियल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एसेट्रा। अब जेएम फाइनेंशियल का ग्रोथ व्यू का टेबल देखते हैं लास्ट 5 ईयर्स का, और ये इंडस्ट्री इनकम से ज़्यादा है, जो बहुत अच्छा प्रतीत है कि एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी क्या होता है। आइए टेबल देख के डिस्कस करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। पहले जेएम फाइनेंशियल का एनुअल ग्रोथ व्यू देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू 2015 से 2019 तक इंक्रीज़ हुआ है, बट 2019 से 20 का फाइनेंशियल ईयर में डिक्रीज़ हुआ है। इबिट्टा ये मैंने इसी वीडियो में समझा दिया है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो इबिट्टा भी 2015 से 2019 तक इंक्रीज़ हुआ है, बट इन 2019 डिक्रीज्ड। बट आई कैन गारंटी यू कि अभी इस ईयर 100% इंक्रीज़ होगा एंड ये टोटली मेरा एजम्पशन है एंड मेरे स्टडी पे बेस्ड है। एंड सेम फॉर पीबीआईटी एंड पीबीटी, ये भी सिर्फ 2019 से 2020 तक डिक्रीज़ हुआ है, बट नेट इनकम, ईपीएस एंड डीपीएस 2018 से 2019 एंड 2019 से 2020 तक के ईयर में डिक्रीज़ हुआ है। एंड लास्ट पे आउट रेशियो ये 2015 से ही नेगेटिव में चल रहा है, बट इन 2019 एंड 2020 ये कुछ ज़्यादा ही फॉल किया है। बट ये सब तो उनका इनकम स्टेटमेंट है। शेयर्स खरीदना कब है कब नहीं आपको रिसेंट स्टॉक फोरकास्ट में पता चल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहें। अब चलते हैं बैलेंस शीट ऑफ जेएम फाइनेंशियल में। करेंट एसेट एंड नॉन करेंट एसेट दोनों
2017 से 2018 और 2019 से 2020 के ईयर में डिक्रीज हुआ है, बाकी 3 साल सही था। तो टोटल एसेट भी सिर्फ 2019 से 2020 तक ही डिक्रीज हुआ है। अब चलते हैं लाइबिलिटी के ओर। तो लाइबिलिटीज़ के बेसिस में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। करेंट लाइबिलिटीज़ जो था 2017 से 2020 तक बहुत ही डिक्रीज हुआ है, एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी सिर्फ 2018 से 2019 के बीच डिक्रीज हुआ था, एंड पिछले साल में कुछ 2% के रेट में इंक्रीज हुआ है। एंड टोटल लाइबिलिटी आप देख सकते हो 2019 से 2020 के बीच में बहुत परसेंट से डिक्रीज हुआ है। तो ये कंपनी भी खुद ही डेब्ट को कमा रही है। टोटल इक्विटी देखें तो 2016 से 2017 में अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है, बट इन 2017 से 2020 तक ये अच्छे परसेंटेज से टिका हुआ है, मतलब नेगेटिव में नहीं गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। टोटल लाइबिलिटीज़ एंड शेयर्स भी 2015 से 2019 तक अच्छा खासा इंक्रीमेंट था, जो कि 2019 से 2020 जो कि पिछला साल था में डिक्रीज हो गया एंड नेगेटिव में चला गया। टोटल कॉमन शेयर होल्डर्स ये भी 2015 से 2020 तक डिक्रीज होते गए हैं, बट ये नेगेटिव में नहीं आए हैं, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में आते हैं, और गाइस ये याद दिला दूं कि ये सब टर्म्स का डेफिनेशन बहुत ब्रीफली समझाया था मैं। अगर आपको देखना है तो यू कैन चेक आवर प्रीवियस वीडियोज़, और आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर हम नेट चेंज इन कैश देखें तो सिर्फ 2017 में नेगेटिव मार्क में गया था, जो कि एक लाइबिलिटी दिखाता है, बट 2018 से लेके 2020 तक अच्छा खासा कैश अमाउंट था कंपनी के पास। चेंज इन वर्क कैश भी बहुत बड़ा डिफरेंस देख सकते हो, जो 2016 से 2019 तक नेगेटिव में था, बट इन 2020 ये पॉजिटिव हो गया, विच इज़ अ ग्रेट साइन। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 2016 से 2020 तक डिक्रीज होते गया है, विच शोज कंपनी अपना एक्सपेंस को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। लास्ट में फ्री कैश फ्लो जो 2016 से 2018 तक नेगेटिव में था, बट बहुत ही अच्छी तरीके से इन 2019 एंड 2020 में अच्छा खासा अमाउंट गेन किया गया है, एंड ये सारा अमाउंट करोड्स में है। तो ये सारा स्टेटमेंट था कंपनी के बारे में। कंक्लूजन, ये सब दर्शाता है कि जेएम फाइनेंशियल एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एंड आपको डेफिनेटली इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बट किस टाइम करें ये हम अभी डिस्कस कर लेंगे। आप अभी रिसेंट स्टॉक फोरकास्ट देख सकते हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न परसेंटेज इज 14.52%, जो ज़्यादा है फ्रॉम करेंट प्राइस लेवल, इज़ मोर देन लास्ट 3 years ऑफ कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ -13.45%। अब चार्ट देख सकते हैं इसका। अब देखिए चार्ट में जो रेड लाइन है जो अभी स्टॉक का करेंट प्राइस को दर्शाता है, जो फिलहाल 82.13 रुपीज़ है, एंड उसके ऊपर जो ब्लैक लाइन है जिस पे 88.70 रुपीज़ लिखा है, तो ये आपका एंट्री पॉइंट है। जैसे स्टॉक का प्राइस 88.70 होता है, आपको तभी ही खरीदना होता है, एंड जो सबसे ऊपर वाला ब्लैक लाइन है जिस पे 105.76 रुपीज़ लिखा है, जैसे ही वो ग्राफ उसको टच करेगा आपको उसी टाइम अपना शेयर्स को बेचना है, ताकि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके एंड आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि कंपनी का अभी स्टॉक का करेंट प्राइस कितना है, एंड अगर ये हाई रहता है ग्राफ में देन कितना तक रेज होने का चांस है, एंड अगर मीडियम रेज हुआ तो कितना तक अमाउंट जा सकता है, एंड अगर फॉल हुआ तो कितना अमाउंट हो सकता है, एंड आपको रिटर्न परसेंटेज भी कितना मिलेगा उसके नीचे टेबल में लिखा हुआ है। ये टेबल को आप देख सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट स्टॉक फोरकास्ट ऑफ जेएम फाइनेंशियल। मेरे ओपिनियन से जेएम फाइनेंशियल एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एंड आपको डेफिनेटली इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो, एंड श्योरली ये आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देगा।
तो ये सब था JM फाइनेंशियल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका स्टॉक फोरकास्ट करेंगे एंड ये कितना फंडामेंटली स्ट्रांग है और इस पे आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये सब डिस्कस करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड टर्न द बेल नोटिफिकेशन ऑन सो दैट हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आगे हम आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाले हैं जिससे आप घर बैठे बैठे अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड जो वो नीचे घंटा दिख रहा है उसको ऑल में कर दें। तो ये था हमारा पार्ट 3 रिलेटेड टू फंडामेंटल एनालिसिस एंड JM फाइनेंशियल। और आपको बता दूं, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है स्टॉक मार्केट को लेकर या आप जानना चाहते हैं कि किधर इन्वेस्ट किया जाए मार्केट के हिसाब से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें एंड जो भी क्वेश्चंस होगा आप उसमें भेजें। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने टाइम में, और आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आप कमेंट करके श्योर बताएं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर अनदर पार्ट एंड प्लीज़ हमारे चैनल में 200 सब्सक्राइबर कर दो जितने जल्दी हो सके एंड हम बहुत जल्द लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ और आपके लिए बहुत सारा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ लेकर आएंगे। बाय बाय।